हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांचक है। कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए प्लीज़ लास्ट तक बने रहे। उस वक्त मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी। भला इतनी सी बच्ची को किस बात का होश होता है। जब मेरे भाई बहन सो जाते तो रात को वो शख्स मुझे उठाकर अपने साथ चारपाई पर लेटा देता। मुझे किसी बात का मतलब समझ में नहीं आता था। मैं तो नींद में डूबी होती थी। अगर कभी जाग भी जाती तो वो मुझे पैसे दे देता, चॉकलेट देता और बिस्किट वगैरह दे दिया करता था और कहता था किसी को ये बात ना बताना। वो ना भी कहता तब भी मैं किसी को भला क्या बताती, जबकि मैं खुद भी ये बात अच्छी तरह नहीं जानती थी कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैंने होश संभाला और अब तक वो मेरे साथ रोज़ाना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी और एक रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। ये मेरे होश संभालने से पहले की बात है। तब मेरी उम्र मुश्किल से 9 साल की थी। अब्बू के मिलने वाले एक अंकल हमारे घर आए। मेरे अब्बू ने उनको रहने के लिए घर में जगह दे दी। हालांकि हमारा घर 2 ही कमरों का था। उस इंसान का नाम बशीर खान था, लेकिन मेरे अब्बू उनको भाई का दर्जा देते थे। अम्मी ने जब बशीर खान के बारे में पूछा तो अब्बू ने बताया कि ये मेरे बचपन का दोस्त है। इन दिनों ये मुश्किल हालात से गुजर रहा है। इसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने कुछ अरसे के लिए इसे अपने घर में ठहरा दिया है। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है। उसने अपनी मुश्किलें बयां की तो मैं इनकार नहीं कर पाया। अम्मी ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इनको रात में सुलाएंगे कहाँ? पर अब्बू ने कहा बच्चों वाले कमरे में, ये भी वही सो जाएगा। अभी तो सर्दियां हैं, वरना रात को छत पर सोने का इंतज़ाम कर देता। मेरी अम्मी खामोश हो गई। वो अब्बू से ज़्यादा बहस और तकरार नहीं करती थी। बशीर खान दिन में एक कारपेंटर के पास काम करने जाते थे और शाम को लौट कर आते थे। वो कभी खाली हाथ नहीं आते थे। हमेशा हम बच्चों के लिए फल फ्रूट और कभी सुबह के नाश्ते का सामान, अंडे, डबल रोटी, चॉकलेट वगैरह लेकर आते थे। वो सिर्फ नाश्ता हमारे घर पर ही करता। दोपहर का खाना अपने कारपेंटर मालिक के पास दुकान पर किया करते थे और रात को भी कहीं बाहर से खाना खा लेते। कभी कभार जब वो जल्दी आ जाते तब अब्बू रात को खाना खाते वक्त उन्हें अपने साथ बिठा लेते। हम सब बच्चे उनको अंकल कहते थे, क्योंकि अब्बू कहते हैं कि ये मुझे सगे भाई जैसा अजीज़ है। बुरे दिनों में इसने भी मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे अब्बू की सैलरी ज़्यादा नहीं थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। बशीर अंकल के आने की वजह से अब कुछ हालात सुधर गए थे। खर्चा खत्म हो जाता तो वो अपने पैसों से राशन ले आते। कभी तेल, दाल, चावल खत्म हो जाता और उन्हें पता चल जाता, तब वो ये चीज़ें खरीद कर ले आते और अम्मी को लाकर दे देते। और वो पैसे भी नहीं लेते थे। कहते थे कि मैं इस घर में रहता हूँ, इतना तो मेरा भी हक बनता है कि इस घर की खुशहाली में अपना हिस्सा डाल सकूं। अम्मी से कहते थे अगर आप मुझे इन बच्चों का सगा चाचा समझ ले तो मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशनसीबी की क्या बात हो सकती है कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। उसकी बातों से मेरी अम्मी बहुत खुश हो गई। बशीर खान वाकई एक नेक दिल इंसान है। अगर हमने उनको रहने के लिए जगह दी है तो वो भी हमारे एहसान का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर कोई किसी के बुरे हालातों में उसकी मदद कर दे तो ऐसा आदमी किसी को बुरा नहीं लगता। दरअसल बशीर अंकल का किसी बात को लेकर अपने बड़े भाई से झगड़ा हो गया था। तभी वह सामान लेकर मेरे अब्बू के पास चले आए थे। अब अपने भाई के साथ रहने को वो तैयार नहीं थे। बशीर अंकल अपनी कमाई में से आधे पैसे हमारे घरेलू खर्चे में मिलाने लगे थे। तभी मिलजुल कर अच्छी तरह से गुजर बसर होने लगा था। हम 4 भाई बहन थे, सभी मुझसे छोटे थे। ये मेरी नादानी का वक्त था। मुझे बशीर अंकल बहुत अच्छे लगते थे। वो पानी लाने को कहते या फिर कोई और काम कहते तो मैं दौड़कर किया करती थी, क्योंकि बच्चे खाने पीने के शौकीन होते हैं। और हम बशीर अंकल की दरिया दिली से बहुत खुश रहते थे, जो हमारे लिए तकरीबन रोज़ चॉकलेट, बिस्किट, टॉफ़ियाँ वगैरह जैसे कुछ चीज़ें लाते थे, जिनको बच्चे ज़्यादा ही पसंद करते हैं। अम्मी भी एतराज़ नहीं करती थी। वो उनको अपने घर का एक सदस्य समझने लगी थी। एक कमरे में मेरे अम्मी अब्बू सोते थे और दूसरे में हम सब बच्चे ज़मीन पर सो जाते थे। कमरे में एक चारपाई थी जो बशीर अंकल को मिल गई थी। अब तो उस शख्स को अंकल कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, लेकिन ये बात मैं इस वजह से लिख रही हूँ कि जो माँ बाप गैरों पर भरोसा कर लेते हैं, मेरी ज़िंदगी से सबक हासिल करें। ये एक हकीकत है। कोई माने या ना माने, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता।
اپنے غیر تو بن سکتے ہیں لیکن غیر کبھی اپنے نہیں بن سکتے۔ بچے دن بھر کھیل کود کر تھک ہار کر رات کو گہری نیند میں سو جاتے ہیں۔ ہم بھی فرش پر لائن سے گدا بچھا کر برابر میں سو جاتے تھے۔ میں اسکول جانے کے علاوہ امی کے گھر کے کام میں مدد کر دیا کرتی تھی، لہٰذا میں بھی تھک جایا کرتی تھی اور رات کو پھر ایسی گہری نیند آتی کہ کسی بات کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ 5ویں کلاس کی بچی کو بھلا کس بات کا ہوش ہوتا ہوگا؟ تبھی جب میرے بھائی بہن سو جایا کرتے، رات کو وہ بشیر خان مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پر لیٹا دیتا۔ مجھے تو کسی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں تو نیند میں ڈوبی ہوتی تھی، مگر کبھی جاگ بھی جاتی تو وہ مجھے پیسے دیتا، چاکلیٹ دیتا، میٹھی گولیاں اور بسکٹ وغیرہ دے دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کسی کو یہ بات بالکل مت بتانا۔ وہ نہ بھی کہتا تب بھی میں بھلا کسی کو کیا بتاتی، جبکہ میں خود بھی یہ بات اچھی طرح سے نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے ہوش سنبھالا تب بھی اس کو وہی حرکتیں کرتے ہوئے پایا، مگر اب فرق یہ تھا کہ ساتھ میں اب واہیات باتیں بھی شامل ہو گئی تھی۔ کبھی یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی۔ جس چارپائی پر بشیر خان سوتا تھا اس کے آنے سے پہلے یہ چارپائی میری تھی اور میں اس پر سویا کرتی تھی، جبکہ میرے چھوٹے بھائی بہن فرش پر گدے بچھا کر سویا کرتے تھے۔ 1-2 دن تو میں نے زمین پر سونے میں بہت بے چینی محسوس کی تھی، دل میں غصہ بھی کیا کرتی تھی، یہ کمبخت کہاں سے آ گیا جو مجھے اپنی چارپائی سے محروم ہونا پڑا۔ بشیر خان روزانہ صبح صبح باہر چلا جاتا، تب اپنی چارپائی پر پڑے رہنا مجھے بہت سکون دیتا تھا۔ ہم بچوں کے کمرے کے برابر میں تھوڑی سی زمین تھی۔ بشیر نے ابو کو صلاح دی کہ اگر تم برا نہ مانو تو اس پر 4 دیواری بنوا کر لکڑیوں کی چھت ڈلوا دوں، کارپینٹر تو اپنا استاد ہے۔ چھت اور کھڑکیاں، دروازے سب بہت کم پیسوں میں بن جائیں گے، مزدوری میں خود کر لوں گا۔ میرے ابو اس کی یہ بات خوشی خوشی مان گئے۔ ویسے بھی گھر میں کمرے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا سر میں کڑوے تیل کی جگہ گھی پڑ جائے تو اس میں کیا برائی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں ایک چھوٹا سا کمرہ تیار ہو گیا۔ بشیر نے ہمارے کمرے کے درمیان دروازہ بنوا دیا تاکہ نیا کمرہ دوسرے کمرے سے جڑا رہے۔ ابو نے نئے کمرے میں نئی چارپائی ڈلوا کر یہ کمرہ بشیر کے حوالے کر دیا تاکہ وہ سکون سے رہ سکے اور بچے اپنے کمرے میں آرام سے پڑھائی کر سکے۔ اب ہم اپنے کمرے میں سوتے تھے اور بشیر اپنے نئے کمرے میں، مگر بیچ میں دروازہ آسانی سے کھل جاتا تھا تاکہ جب میرے ابو اور بھائی بہن سو جاتے تو وہ انسان چپکے سے ہمارے کمرے میں آ جاتا۔ اب مجھ کو کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ میں اسے کہتی انکل ہمارے کمرے میں رات کو نہ آیا کرو ورنہ میں ابو کو بتا دوں گی۔ تبھی وہ مجھے یہ کہتا کہ تیرا ابو تیری بات پر یقین نہیں کرے گا بلکہ میری بات کا یقین کریں گے کیونکہ میں اس کو اپنی آدھی سیلری دیتا ہوں۔ میں یہ کہہ دوں گا کہ تم خود میرے پاس آتی ہو کیونکہ تم لوگ ہر روز مجھ سے چیز لینے کی فرمائش کرتے ہو اور میں لاتا بھی ہوں۔ کبھی کبھی فرمائش پوری نہیں کر پاتا ہوں تو تم اسی غصے میں میری شکایت کرتی ہو۔ اس کی ایسی باتیں سن کر تو میں بہت زیادہ ڈر جایا کرتی تھی کیونکہ اس نے مجھے بہت ہی ناسمجھی کی عمر میں ڈرایا دھمکایا تھا۔ میں اس سے ڈرتی بھی بہت زیادہ تھی۔ 9 سال تک یہ انسان ہمارے ساتھ رہا اور اپنی غلط حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ ادھر میرے ابو فکر مند ہوتے تھے کہ کب تک بشیر کنوارا پڑا رہے گا، اب اس کی شادی کروا دینی چاہیے تاکہ اس کا گھر بھی بس جائے۔ ابو کے کہنے پر امی نے اس کے لیے لڑکی تلاشنا شروع کر دیا۔ ایک جان پہچان کی غریب گھرانے کی لڑکی مل گئی اور وہاں پر اس بشیر کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے کچھ دن تو وہ اپنی بیوی میں ہی کھویا رہا، پھر وہی پرانی حرکتیں دہرانے لگا۔ جب اس کی بیوی مائکے جاتی تو وہ ہمارے کمرے میں گھس جاتا اور میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، دل ہی دل میں جلتی رہتی تھی۔ ابو سے بھی بہت زیادہ ڈرتی تھی کہ نہ جانے کیا کر گزریں گے، اور نہ ہی تب مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں امی کو ہی بتا دیتی۔ بشیر خان سے میرا جھگڑا ہو جاتا تو وہ کئی قسم کی دھمکیاں دے کر مجھے چپ کرنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، تبھی مجھ پر اس کا بہت رعب تھا۔ میں پوری طرح اس کے دباؤ میں تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ میرا استاد کام بہت لیتا ہے اور معاوضہ کم دیتا ہے، میں الگ سے دکان کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ رقم اکٹھا ہو اور اپنا گھر لے سکوں۔ ابو نے اپنے دوستوں سے قرضہ لیا اور کچھ اپنی جمع پونجی اس کو دے کر دکان کھلوا دی۔ وہ چند مہینے میں ہی سارا مال ختم کر کے چلتا بنا۔ وہ تو چلا گیا اور میں گناہوں کی الجھنوں کا شکار رہی۔ میرا
ख्याल कहीं होता था और काम कहीं। अजीब हालत हो गई थी। सहेलियां मेरी हालत देखकर मेरी हंसी उड़ाती। वो कहती कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है और मैं इसी ख्यालों में खोई रहती हूँ। उन्हें क्या मालूम कि मुझको अपने इस दागदार जिंदगी का गम है, जिसको वो कमबख्त जालिम इंसान तार तार कर गया है। इम्तिहान में भी मैं इसी वजह से कामयाब ना हो सकी। वो शख्स तो जा चुका था और मेरी सुनहरी उम्र मैली होकर निकल चुकी थी। इसके बाद जितने भी हादसे मेरी ज़िंदगी में हुए, मैं इसी शख्स को उसका जिम्मेदार समझती हूँ। मेरा सोच सोचकर दिमाग मायूस हो गया था कि इस गंदे इंसान को मैं कैसे मौत के घाट उतारूँ। हालांकि ये काम मेरे बस का नहीं था। मैं दुआ करती थी, खुदा करे ये कहीं चला जाए, या फिर इसका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर ये कहीं डूबकर मर ही जाए। जब वो चला गया तो कुछ दिन तक मैंने सुख का सांस लिया। मैं अयान को बहुत चाहती थी। उसके साथ मुझे इस बात का एहसास था कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। एक अरसे तक मैं बस चुपके चुपके उसकी ख्वाहिशें करा करती थी। और मेरी बदनसीबी देखिए कि जब वो खुद मेरा बन जाने पर राज़ी हुआ तो मैंने खुद ही इनकार कर दिया। इनकार करते वक्त मेरे दिल पर कयामत गुजरी थी, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने मेरा रिश्ता मेरे अब्बू से मांगा था। हमारे दरमियान मोहब्बत का कोई चक्कर नहीं था, मगर अयान मुझे पसंद करता था और उसकी दुल्हन बनना तो मेरा सबसे खूबसूरत ख्वाब था। जब अब्बू ने हाँ कह दी, तब एक दिन अयान ने मुझसे बात की और मेरी रजामंदी के बारे में पूछा। उसने मेरी राय लेते वक्त कहा था कि देखो शाजिया, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हाँ कहना, मैं तुमको तुम्हारी रजामंदी पर हासिल करूँगा। मगर एक बात तुमको सच बतानी होगी कि तुम्हारा कभी किसी से ताल्लुक़ तो नहीं रहा है ना, क्योंकि मैं झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सुनते ही मेरे सारे ख्वाब पल भर में चकनाचूर हो गए थे। भला मैं अयान को ये सब कैसे बता देती कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो चुकी हूँ और अब मैं उसके काबिल नहीं रही। फिर मैं झूठ बोलकर उसको धोखा कैसे देती, जिसकी मैं किसी खुदा की तरह हसरतें करती थी। तब दिल पर पत्थर रखकर मुझे यही कहना पड़ा कि मेरा ख्याल छोड़ दो तुम अयान। तुम मुझे अच्छे लगते हो, मगर शादी के इरादे से मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे किसी और से प्यार है, और यही सच्चाई है। मेरी इनकार से अयान महीनों तक बीमार पड़ा रहा। काश मैं उसे बता सकती कि मेरी चादर मैली सही, मगर मुझ मासूम पर बचपन से जुल्म हुआ है और मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा है। आज के ज़माने में लड़कियां जुर्रतमंद है, बोल सकती है, मगर हमारे ज़माने में लड़कियां गूंगी रखी जाती थी और वो हक की बात कहने का भी हौसला नहीं रखती थी। मैंने अपनी जन्नत को खुद ही ठुकरा दिया था। माना कि मैं पैदाइश बुज़दिल थी, जिसने कभी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई। मैंने तभी अपने दामन में आए फूलों को खुद ही गिरा दिया। मुझे इकरार है कि मैंने गलत किया, मगर मैं और क्या करती। अयान का मिजाज समझ लिया था। अगर मैं आप बीती सुना भी देती तो यकीन न था कि मुझे माफ़ी मिल जाती। दोस्तों, अब आप ही मुझे बताइए, क्या मैंने शादी से इनकार करके सही किया या गलत? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने घर में कभी भी किसी गैर मर्द को ना लाएं और ना ही उसे अपने घर में रखें, क्योंकि बाहर का कोई भी गैर मर्द आपकी माँ, बहन, बेटियों को हमेशा गलत नज़र से ही देखेगा। क्योंकि आज का ज़माना भरोसे के लायक तो है नहीं, ये तो आप सब लोग भी जानते हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।